आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स पेडागॉजी का लगभग 30 क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। इसका साथ में एक वीडियो और बना दिया हूं, लेकिन एक बार पुनः आप सबके कहने के कारण मैं इस पेडागॉजी के प्रश्न को पुनः लेके आया हूँ। साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो CGTT में और CTET में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष जो है 2019 में शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक में पूछे गए प्रश्नों का समावेश हमने किया है। लगभग ये समझ लीजिए 7 से 8 वर्ष लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश किया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, और अच्छे ढंग से हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, छोटे बच्चे में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। जो प्राथमिक शाला के बच्चे हैं उसको आप किस क्रम में गणित का विचार उसमें विकसित करेंगे। यहाँ पे दिया है पहला चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं। संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं। ठोस वस्तुएं हैं ये, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। ठोस वस्तुएं, संकेत व चित्र। तो साथ ही जब भी छोटे बच्चों को गणितीय विचार जब भी आपको सिखाना हो या सिखाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले ठोस वस्तु मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाया जाता है। तो ठोस वस्तु के बाद आप चित्र दिखाइए, चित्र के बाद उसको संकेत के रूप में प्रदर्शित करना सिखाइए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। मतलब बीजगणित को जब पढ़ते हैं तो उसका किस प्रकार से है, ये उसका अधिगम क्या है। विशिष्टीकरण है, व्यापीकरण है, अमूर्तकरण है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, विशिष्टीकरण मतलब क्या होता है, जब किसी प्रश्नों को पढ़ा जाता है तो उसको छोटे छोटे भागों में टुकड़ा करके उसको आखिरी तक के लेके जाया जाता है। व्यापीकरण मतलब होता है एक विस्तारित रूप होता है। कहने का मतलब यदि आप जो है एक के बारे में बात कर लिए तो उससे बहुत सारे चीज़ों का बारे में जानकारी हमको मिल जाता है। उसके बाद है अमूर्तकरण है। अमूर्तकरण का मतलब होता है जो हमको दिखाई नहीं देता, जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है और उसके बारे में बताया जा सकता है, उसको बोलते हैं अमूर्तकरण। ठीक है। तो बीजगणितीय सूत्र क्या होते हैं, व्यापीकरण होते हैं। यदि इसी को पूछ लिया जाए कि सबसे अमूर्त क्या होते हैं, तो सबसे अमूर्त क्या होते हैं, बीजगणितीय होते हैं। लेकिन बीजगणितीय सूत्र का अधिगम पूछा गया है, इसलिए इसमें क्या होगा, व्यापीकरण होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। बच्चे इन्हें पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो साथियों, ये तो बिल्कुल आपका गलत है। ये त्रुटिपूर्ण बोला गया, ये भी गलत है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एल्गोरिथ्म है। एल्गोरिथ्म बच्चों में विकसित नहीं कर सकते। यह रटना है साथियों, रटना, सूत्र, तर्क और समझ और ज्ञान। साथियों, एल्गोरिथ्म होता क्या है आपको बताना चाहूँगा मैं। एल्गोरिथ्म है गणित बनाने की एक विधि है। जैसे मान लीजिए हम 72 को 2 से हम भाग देते हैं, तो 2 तिया 6 होगा, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से 12 आएगा और 2 6 के 12। हमने ये तो बता दिया, लेकिन इसी को हम बता देंगे 7.2 को भाग दीजिए तो बच्चा हड़बड़ा जाएगा। मतलब जिस विधि को हम सिखा रहे वो उसी विधि को समझेगा। एल्गोरिथ्म का मतलब होता है गणित को सरल करने की विधि। सरल तरीके से आप एल्गोरिथ्म एक प्रक्रिया है, गणित सीखने की एक प्रक्रिया है, क्रिया है ना। उसी को बोलते हैं एल्गोरिथ्म बोला जाता है। तो एल्गोरिथ्म हमको तर्क और समझ नहीं सिखाता। सब चीज सिखा जा रहा है, सूत्र, ज्ञान सब चीज दे देंगे, लेकिन तर्क और समझ हमको समझ नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक होती है प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अवधारणात्मक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो साथ में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे प्रक्रिया, जिसमें प्रक्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य करने में जो क्रिया हो रही है उसी को प्रक्रिया बोलते हैं। जिसमें सीखा जा रहा है ना, उसी को बोलते हैं प्रक्रिया, जिसमें प्रक्रिया हो रही हो। अवधारणा का मतलब क्या होता है, जिसमें स्पष्ट चीज़ें आपके सामने रहेंगे
वो अवधारणा आपकी क्लियर हो जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं अवधारणा। तो जब भी आयत की बात करते हैं, कोई भी किसी के भी बारे में बात करो, जब दोनों चीज हो तभी आपका कोई भी चीज क्लियर होता है। प्रक्रिया भी आपको पता होना चाहिए और उनकी अवधारणा भी आपको पता होना चाहिए। तो 5वां का 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण से, कोई भी नहीं। तो अब भी मैंने बताया था कोई भी चीज़ आप सिखाते हो तो बच्चों को जब भी सिखाया जाएगा तो उसको मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाया जाएगा। जैसे गोलाई, आप बच्चों को गोलाई चीज़ सिखाना चाहते हो तो बच्चों को एक कोई भी चीज़ दिखा दीजिए गोलाकार, कोई भी चीज़, जैसे गेंद ही दिखा दीजिए या आपके पास कोई भी चीज़ आपके सामने में है, प्लास्टिक का कोई भी बॉल हो उसको दिखा दीजिए, इसको बोलते हैं गोला, है ना। अब उनको पूछना शुरू कीजिए क्या क्या गोल होता है, आपने क्या क्या चीज़ गोलाकार देखा है, तो वो बोलेगा सूर्य बोलेगा, चंद्रमा बोलेगा, फुटबॉल बोलेगा और कहीं से लड्डू भी बोल सकता है। तो इस प्रकार से उसकी अवधारणा क्लियर होगी। जैसे ही आप बोलोगे गोला तो बहुत सारे नाम बताना शुरू कर देगा, बहुत सारा नाम, सेब भी बोलना शुरू कर देगा, टमाटर भी बोलना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही पदार्थ नहीं है। अब आयतन मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई भी हो, तीनों चीज होना चाहिए। तो गेंद में होता है, आप बता सकते हो ये गेंद इतना है, इतना स्थान घेर रहा है, ऊपर भी नीचे भी सब जगह घेर रहा है, तो इसकी आयतन घेर रहा है। पेटी को आप बता सकते हो, पेटी इस प्रकार से रहता है तो इस प्रकार से जो घेर रहा है, जितना घेर रहा है वो इसका आयतन है। उसी प्रकार से पानी की टंकी भी बता सकते हो, पानी की टंकी में जितने पानी भरा जा रहा है वो उसकी आयतन है। लेकिन धागे के टुकड़े से आप नहीं बता सकते। ये ऐसा पदार्थ है जिससे आप जो है आयतन की अवधारणा को सिखाने के लिए सही पदार्थ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 7 का 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यह विद्यार्थी को जानकारी देता है, यह विद्यार्थी को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थी में कौशल विकसित करता है, विद्यार्थियों को समझ देता है। तो इसमें से आप किसे सही मानते हैं। साथियों, बैंकिंग मॉडल में होता क्या है, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग मॉडल में ऐसी चीज बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है, जैसे बैंक में पैसा भर दिया जाता है, अब जब चाहे तब निकाल लो। वैसे बैंकिंग मॉडल में आपको इतना भर दिया जाएगा, इतना रटा दिया जाएगा कि बच्चा अपने दिमाग से निकाले बस, उसको समझेगा नहीं, केवल निकालेगा। जैसे दिमाग में जो रहेगा उसको लिखना शुरू कर देगा, पढ़ना शुरू कर देगा, बताना शुरू कर देगा। मतलब दिमाग में ऐसे भर देगा कि केवल आप उगलना शुरू करो, आपके दिमाग में उसको उगलना शुरू करो, बार बार दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। ये बैंकिंग मॉडल का ज्ञान। तो जानकारी भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, आपको कौशल मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे समझ नहीं मिलेगा। आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। आपको सारे चीज मिल जाएंगी, लेकिन आप समझ के साथ यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते बैंकिंग मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्ययन के समय बच्चे की कॉपी से निम्नलिखित, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित त्रुटि देखी। क्या त्रुटि देखी, यहाँ पे रहेगा 48, यहाँ पे रहेगा 6, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो जब इस प्रकार से उसको गणित दिया गया तो कोई बच्चा जो है इस प्रकार उसका सामने लेके आया, यहाँ पे 46 रहेगा साथियों, ये लिखा हो ना, यहाँ पे 46 है, ये है ना 46। तो बच्चे गए जब इस प्रकार से देख रहे हैं तो उसमें क्या समझ में आ रही है ना, उसमें ये समझ में आ रही है इकाई दहाई की समझ नहीं है। क्या उसको इकाई दहाई का समझ नहीं है, इकाई दहाई का, उसके बाद हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, शून्य तो यहाँ पे है ही नहीं, उधार लेने की समझ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इकाई दहाई का समझ नहीं होता तो उसके स्थान पे लिखता ही नहीं। हासिल की समझ, हासिल मतलब क्या होता है, जब हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो हासिल लेके जाते हैं, उसको हासिल कहते हैं। शून्य यहाँ पे है नहीं है। उधार, यदि बच्चा यदि यहाँ पे इसको उधार ले जाता और उसको मानते कि यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे इकाई आता है, 10 इकाई आता है, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 इकाई होगा, और 12 में 8 घटा देंगे तो 4 आएगा। ऐसा उनको यदि पता चल जाता है ना, हासिल मतलब उधार लेने की समझ यदि उसको रहती
तो शायद ये इस प्रकार से मिस्टेक नहीं होता। उन्होंने क्या किया, 8 में 2 घटा दिया, 6 बच गया, 4 को 4 लिख दिया। तो ये हमारा ये उनको ये क्या हो गया, हाँ उधार के लेने की समझ नहीं है, इनके वजह से यहाँ पे त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, कहाँ पे होता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कहीं। साथियों यहाँ पे प्राथमिक स्तर से ही अमूर्त गणित का अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे प्राथमिक में आपका देखेंगे तो लाभ हानि का बाद शुरू हो जाता है, लाभ हानि का बाद सिखाया जाता है, क्षेत्रफल सिखाया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे गणितीय सिखाया जाता है जो अमूर्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर, यहीं से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो विशिष्टीकरण तीनों चीज़ है ना, अमूर्तता भी है, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण है। तो साथ ही यहाँ पे गणित जो है ये विषय समझने के लिए तीनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त, बच्चों के विषय ज्ञान में समझ बढ़े या नियमित रहे। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो जाता है मूल्यांकन से। उसके बाद आप देखेंगे 13 नंबर का, तो निम्नलिखित पैटर्न से क्या आप समझ, इस पैटर्न से क्या ज्ञात हो रहा है आपको? जो पैटर्न दिख रहा है 1 और 1 2 हो रहा है, 2 और 2 4 हो रहा है, 3 और 3 6 हो रहा है, 4 और 4 8 हो रहा है, 5 5 10 हो रहा है, 6 6 12 हो रहा है, मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इससे इस ऑप्शन में आपको क्या समझ में आ रही है? एक गिनती है, सम विषम संख्याएं हैं, 2 का पहाड़ा निर्माण हो रहा है या अभाज्य संख्या निर्माण हो रहा है। तो साथियों यहाँ पे 2 का पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को विलोपित कर देता हूँ साथियों, क्योंकि यहाँ पे चित्र बनाना था, क्योंकि मैंने चित्र नहीं बना पाया है, तो थोड़ा सा देखता हूँ। तो ये चित्र के माध्यम से आपको बताना होगा। यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 6 + 1 हो रहा है। यहाँ पे 3 × 2 बराबर +1 लिखा है। यहाँ पे 8/2 बराबर +3 लिखा है। और यहाँ पे मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है। मतलब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 3 दूनी 6 एक साथ, यहाँ भी 7। तो इसमें किस मॉडल का प्रयोग हो रहा है? बैंकिंग मॉडल का, प्रोग्रामिंग मॉडल का, ज्ञान सृजन का, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग मॉडल में क्या करते हैं? बैंकिंग मॉडल में बताया आपको बार बार हटाया जाता है, इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? एक ही चीज़ को दिया जाता है, एक ही चीज़। यहाँ पे देखो अलग अलग हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 3 दूनी 6 एक साथ, अलग अलग, ज्ञान सृजन नहीं। तो यहाँ पे जो हो रहा है साथियों, यहाँ पे जो मॉडल बन रहा है सृजनात्मक, है ना, क्रियात्मक बोला जा सकता है, सृजनात्मक मॉडल जो होता है उसके तहत एक कार्य हो रहा है। तो इनमें जो ज्ञान सृजन लिखा है ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन के उद्देश्य से। एक होता है मूल्यांकन, है ना, जिसमें सब चीज़ होता है, परिणात्मक गुणात्मक दोनों होता है। आकलन के उद्देश्य से जो तुरंत किया जाता है, इसको आकलन के रूप में। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना,
या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर। दूसरा, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। अवधारणा का नाम व परिभाषा जानने पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि अवधारणा वो जान लिया तो वो सीख गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने की प्रक्रिया ज्ञान होने पर केवल सीख लेने से कुछ नहीं होता है, उसका उपयोग भी आपको करना होगा, विभिन्न परिस्थितियों में लागू यदि कर सकते हैं तभी माना जाएगा कि आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। बैंकिंग मॉडल, बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे, है ना। एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन करेंगे। उपरोक्त में से अब भी मैंने जस्ट बताया था साथियों आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? उनको बार बार हल करने के लिए बोलेंगे, तो वो होता है, क्या होता है आपका? बैंकिंग मॉडल होता है। एक ही किस्म के यदि आप देखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच केवल अनुभाविक तरीके से की जा सकती है? अनुभाविक तरीके से मतलब अनुभव से किया जा सकता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये तो आप जो है करके देख सकते हैं प्रयोग करके, तो ये तो गलत हो गया। मोरनी सितंबर के आसपास अंडे देती है, तो दोस्तों इसको हम क्या कर सकते? आसपास अंडे, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी मोरनी जो सितंबर के आसपास ही है ना, हो सकते हैं एकाध मोरनी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी दे दे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अनुभव से, अनुभव के तरीके से हम जांच कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक होता है, या सॉरी सम होता है, ऐसा भी हम सम होता है, हमेशा योग सम होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे 1 और 3, 4, 5 और 7, 12, इस प्रकार से प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, जिसे हम अनुभविक तरीके से दे सकते हैं। गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। मूर्त परिस्थितियाँ, नई समस्याएं प्रस्तुत करना, प्रतीक व एल्गोरिदम और अनुमान लगाना। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। केवल मूर्त परिस्थितियां होने से कोई सरल, तेज, मशीनी नहीं हो सकता। नई समस्याएं प्रस्तुत करने से भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अनुमान लगाने से। लेकिन प्रतीक हो, जैसे मैंने 2 बोल दिया, यहाँ पे 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, तो इसको बच्चे जल्दी सीखेंगे क्या? नहीं। इसी को आप 2, 3, 4 लिख दीजिए, ये संकेत के रूप, प्रतीक के रूप में लिख दीजिए, तो ये ज़्यादा सरल और ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे बच्चे। एल्गोरिथम कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, या बता सकते हो 2, 3, 5 होता है। मतलब गणित बनाने के तरीके आप सिखा सकते हैं, बोलने से तो नहीं होगा। तो ये प्रतीक और एल्गोरिथम ऐसा है जो गणित की संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से किसका मतलब रटना है ना? रटना है। बच्चों द्वारा बड़ों से बार बार कहानियां दोहराने कहना। बच्चों द्वारा बड़ों को, सॉरी, बच्चा द्वारा बड़ों से बार बार कहानियां दोहराने को कहना, क्या इसको रटना बोलेंगे? बच्चे द्वारा किसी का जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, क्या इसको आप रटना कहेंगे? बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके से दोहराना, क्या इसे आप रटना कहेंगे? तो दोस्तों इनमें से आपके हिसाब से कौन सा सही है? तो सही ये दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही है। सभी में दोहराने वाला काम हो रहा है, सभी में रटने वाला काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम एक तरह के दाल पकाना जानते हैं तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकदम इजी है, आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा विशिष्टीकरण क्या होता है, जिसमें एक विशेष होता है। यदि आपने बोल दिया पूंछ, क्या बोल दिया? पूंछ, बिल्ली का पूंछ, तो केवल उसमें बिल्ली का पूंछ आपको समझ में आएगा। लेकिन धीरे धीरे आप बोल दिए कुत्ते का पूंछ, है ना, ऐसे गाय का पूंछ, इस प्रकार से आप बताना शुरू कर दिए तो समझ में आ जाएगा कि पूंछ शब्द जो है ऐसे जानवरों से भी मिलता जुलता है जो बहुत सारे जानवरों में पूंछ पाई जाती है।
तो ये विशिष्टीकरण से व्यापीकरण की ओर जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि हम एक तरह की खाना पकाना दाल पकाना जानते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर के इस्तेमाल से जितने भी दाल है उन दालों को भी हम पका सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। आप सीख गए हैं एक ही पकाना, मतलब अन्य तरीके से भी हम पका सकते हैं। दाल को हम यदि कुकर में पका रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए कि रहर का दाल को हम पका रहे हैं तो केवल रहर का दाल ही पकेगा। यहाँ पे कोई भी दाल आप पका सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है, व्यापीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। बिंदु, रेखा, किरण या गोलाई। किसका ठोस उदाहरण से कर सकते हैं? क्या बिंदु को ठोस उदाहरण द्वारा हम सिखा सकते हैं? नहीं। रेखा को सिखा सकते हैं क्या? नहीं। किरण को सिखा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन गोलाई को हम सिखा सकते हैं ठोस के माध्यम से, अमूर्तीकरण कर सकते हैं। जैसे गेंद हो गया, है ना, बॉल हो गया, आपके टमाटर हो गया। इस प्रकार से हम गोलाकार के माध्यमों के हम समास सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआती स्कूल गणित सीखा जाता है। शुरुआती स्कूलों में स्कूली में गणित सीखा जाता है ठोस निरूपण द्वारा, सांकेतिक निरूपण द्वारा, चित्रात्मक निरूपण द्वारा, मानसिक निरूपण द्वारा। सभी तरीके से हम गणित सीखते हैं, लेकिन शुरुआत में आप किसे सिखाएंगे? बच्चों को ठोस में सिखाएंगे। जैसे कि 2 सिखाएंगे तो ये 2 कंकड़ लेके आइए, 2 हो गया। 1 सिखाएंगे तो 1 कंकड़ लेके आइए, या कोई भी चीज़ लेके आइए, इसको बोलते हैं 1। कोई भी चीज़ है तो वो गिनती सीखना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सीखने में कौन सा मॉडल बच्चों को परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रचनावादी मॉडल से बच्चों में हम सिखा सकते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। रचनावादी में सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, उसी को बोलते हैं रचनावादी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? देखो, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने या अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने की क्षमता होती है, बिल्कुल क्षमता होती है। तो इसमें से कौन से मॉडल जो है इसको स्थान नहीं दिया है? बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग और रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग और रचनावादी मॉडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही आप देखेंगे तो बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल में इसमें कहीं भी स्थान नहीं है। तो अभी दोनों में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? गणितीय प्रश्न को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? आप गणित के टीचर हो, आप गणित अच्छी तरीके से आते हैं, तो आप में कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित हो सकती है, बताइए। पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता बिल्कुल आ सकती है। स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता ये भी आ सकती है। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता ये भी हो सकती है। मतलब सारी चीज़ों में तो गणित इस्तेमाल होता है। किसमें गणित इस्तेमाल है? सभी में गणित इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है निगमन तर्क, आगमन तर्क, प्रायिकता या विश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा, निगमन में होता क्या है, नियम से हम उदाहरण की ओर चलते हैं, है ना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, प्रमाण से सामान्य की ओर चलते हैं, है ना, इसी प्रकार से चलते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे आगमन का देखेंगे तो आगमन का जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। प्रायिकता संभावना होती है, विश्लेषण जो छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग करके दिखा जाता है। लेकिन आगमन विधि एक ऐसा विधि है साथियों, कोई भी हो, जैसे इसमें बोल दिया कि 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो
तो किसी न किसी तरीके से स्थिति में उसको सिद्ध करके बताएगा, वो है आगमनिक विधि या आगमन तर्क, इसी को बोला जाता है। इसमें थ्योरम को सिद्ध करना होता है जो बोला गया है ना। या कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं इसमें, ठीक है। जैसे नियम से उदाहरण की ओर किस में चलते हैं, निगमन में चलते हैं, तो आगमन में कैसे चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, है ना। सुप्रशानी ये आपका नियम है ना। सूक्ष्म से स्थूल की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन में होता है। सामान्य से प्रमाण की ओर इस प्रकार से चलता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है आगमन में, ठीक है, और उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। तो आगमन तर्क एक ऐसा तर्क है या ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के कारण है। गणितों में प्रतीकों का विस्तृत उपयोग क्यों किया जाता है? गणित को संक्षिप्त करना, गणित को स्पष्ट करना, गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उपरोक्त तो सभी भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि संक्षिप्त भी होता है, स्पष्ट भी होता है और एक शक्तिशाली संचार भी हमको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? ज्ञान परीक्षण, सृजनात्मक सोच परीक्षण, तीसरा व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक विचार के लिए, ज्ञान के समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, समझने या विचार करने वाली बात ही नहीं है बैंकिंग में, तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग मॉडल अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं 31वां नंबर का। एक पहली क्लास के छात्रों को 40 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम सिखाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, उनकी कापियाँ में सही उत्तर लिखेंगे। इनमें से क्या करेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और 30 में से आपका कितना सही है ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम और इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को भी बताएं, स्वयं देखें, प्रैक्टिस करें और अच्छे नंबर लेके आए। धन्यवाद।